हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आओ, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त करेंगे। देखो, आज का जो वीडियो होगा क्लास 10 के लिए होगा। और क्या पढ़ेंगे? क्लास 10 का देखने वाले विषय विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? विषय विज्ञान का जो मैट्रिक जो एग्जाम होगा, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 का जो एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, उसका हम लोग देखने वाले हैं। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव के लिए क्या होगा, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं हम लोग। आज हम लोग देखने वाले सफलता बेस्ड क्या देखेंगे? सफलता बेस्ड 10 देखेंगे। क्या देखेंगे? सफलता बेस्ड 10 का वीडियो देखेंगे। सफलता बेस्ड 1 से लेकर 9 तक का वीडियो अपलोड कर दिया, जाकर देख लीजिएगा। उसका अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, या तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। सफलता बेस्ड 1, सफलता बेस्ड 2 का वीडियो आप लोग यहाँ पर अलग से मिल जाएगा प्लेलिस्ट, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाएगा तब पर मिल जाएगा। उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिए हैं। सफलता बेस्ड 1 का वीडियो, सफलता बेस्ड 2 का वीडियो, सफलता बेस्ड 3 का वीडियो, वहाँ पर देख लीजिएगा तो सारा वीडियो मिल जाएगा। टेंशन कोई जरूरत नहीं है ना, जल्दी से देख लो। यहीं से क्वेश्चन बहुत आएगा दोस्तों, यहाँ से बहुत क्वेश्चन मैच करेगा, मेरा गारंटी है 100%। यहाँ से बहुत क्वेश्चन मैच करेगा। सिर्फ वीडियो का अंत तक देखिए दोस्तों। जो सफलता पे जाता है उसको सारा सफलता पे इसको देखती जाएगा, तो आपको एग्जाम पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा गारंटी। चलो आगे चलते क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन के चलते। और एक बात जो दोस्तों, चैनल को सीधे चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा चैनल को। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन की करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या। देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है इसको बताना है। फिर बताना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, इसको समझाना है हमको। ये बिल्कुल 5 बजा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसे ध्यानपूर्वक से इसको समझना है और एग्जाम में लिख के। देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है उसको लिख देना है परिभाषा। तो लिखना है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों ओर क्या होता है, दोनों और प्रत्येक तत्व के बराबर परमाणु होते हैं। सिंपल सा कि मतलब उत्पाद और देखो अभिकारक और उत्पाद जो होता है, दोनों तरफ जो परमाणु संख्या होगा वो क्या होगा, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान। जैसे कि हम लोग मान चलो यहाँ पर Na+Cl ले लिए। Na+Cl तो मिलकर क्या बनाए? NaCl बनाता है ना, सिंपल सा वो ले लिए। तो बताओ यहाँ पर कितना परमाणु, इधर जितना है इधर भी उतना है। देखो यहाँ पर Na कितना है? एक, तो इधर Na भी एक रहना चाहिए। इधर से Cl कितना है? एक, इधर भी एक रहना चाहिए। उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्व क्या होना चाहिए, प्रत्येक तत्व के परमाणु बराबर होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसे क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखो इस तरह से आपको लिख देना है। फिर बोला कि यहाँ पर वो संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, लिखना रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्योंकि क्या, क्योंकि पड़ता है, क्यों कारण है संतुलित करना, उसको क्यों पड़ता है। तो याद रखना क्या लिखना है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या बोलता है कि दोनों का परमाणु संख्या का ना बराबर होना चाहिए, है ना। इसमें क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान न बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक तत्व के परमाणु की कुल संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। इसलिए एक रासायनिक समीकरण का संतुलित करना आवश्यक होता है। चलो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर है। इसको लिख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल सटीक आंसर है। इसको एग्जाम लिख के आना तो आपको ये क्वेश्चन फिक्स है, एग्जाम मिल जाएगा ना, 5 रुपया क्वेश्चन है, मिल सकता है। चलो आगे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए। देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है, जो निम्न पद में 2-3 को दिया हुआ है, 2 को दिया हुआ है, तथा प्रत्येक पद का यानी प्रत्येक का एक उदाहरण देना है। देखो यहाँ पर 2 चीज़ दिया हुआ है, संरक्षण को परिभाषित करना है और विकृत गंधिता को हमको बताना है। इसमें क्या होता है, आखिर ये क्या है, उसको वर्णन, उसके बारे में वर्णन करना है और एक एग्जाम्पल देना है, एक उदाहरण देना है। तो चलो इसका आंसर क्या लिखना है, पहले लिखेंगे संचरण। क्या किसका लिखेंगे? एक आंसर लिखना है संचरण। लिख देना है कि जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर क्या होता है, ऑक्साइड की परत जम जाती है। उसके ऊपर क्या हो जाता है, ऑक्साइड की परत जम जाती है और यह धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, यानी क्षरित होने लगती है। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, संचरण बोलते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, यानी कि जब कोई धातु जो होगा आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आ जाता है तो क्या होता है, उसके ऊपर जो होता है ऑक्साइड चप जाता है, ऑक्साइड की परत चप जाती है, उसी को बोलते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, उस धातु को जो होगा, उस धातु क्या होगा, धीरे धीरे क्षति पहुंचाने लगता है, धीरे नष्ट करने लगता है, उसी को बोलते हैं हम लोग संक्षारण कहते हैं ना। जैसे कि एग्जाम्पल किस तरह से, जैसे लिख देना है कि लोहे के ऊपर जंग लगना, एक ये लोहे को तो हानि पहुंचा ही देगा। फिर चांदी के ऊपर काली परत आना, है ना, लोहे चांदी जो होता है उसकी परत में क्या काला काला दिखना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना आदि संक्षारण के उदाहरण है। ये सब क्या है, संक्षारण के बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संक्षारण के उदाहरण है। ऑप्शन बी में दिया था विकृत गंधिता, इसको परिभाषित करना है। तो देखो तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या करता है, तो उपचयन के फलस्वरूप उनके स्वाद और गंध में क्या करता है, विकृत हो जाता है, मतलब उसका स्वाद और गंध क्या चेंज हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक। इसे उदाहरण क्या हो जाएगा, खुला रखने पर समोसे का स्वाद और गंध क्या होगा, बिगड़ जाना
जाना है। देखो स्वाद, देखो खुला में यदि रख देंगे और जब समोसा को गर्म समोसा खुला में छोड़ देते तो क्या होगा, उसका स्वाद जो होता है, गंध जो होता है, गंध यानी बिगड़ जाना है, बिगड़ जाता है, उसका गंध क्या तो बिगड़ जाता है। बिल्कुल किसका उदाहरण है, यह विपरीत गंधिका का उदाहरण है। बिल्कुल सटीक आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर में, क्या दिया है, उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। देखो यहाँ पर बोला है कि उष्माक्षेपी और उष्माशोषी का क्या अर्थ है बताना है, इसमें क्या अंतर होता है बताना है, इस दोनों का क्या अर्थ होता है बता दो। लिखना है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, लिखना पहले लिखना है उष्माक्षेपी अभिक्रिया निर्देश देना है, तो लिखना है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है। देखो उष्माक्षेपी कहने का क्या हुआ, जब उत्पाद कोई बनता है उसके साथ क्या उष्मा भी उत्पन्न हो जाता है, उष्मा भी उत्पन्न हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसे क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि CH4+O2 मिलकर क्या बनाया, CO2+H2, फिर लास्ट में क्या उष्मा बना देता है, लास्ट में क्या करता है उष्मा भी बना देता है, उसी को बोलते हैं हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब लिखना है उष्माशोषी अभिक्रिया निर्देश देना है, लिखना है वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा या अन्य किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखो यहाँ पर इसमें उल्टा है कि देखो यहाँ पर उसमें क्या था, उष्माक्षेपी में उसमें कोई पदार्थ जब अभिक्रिया करता है, उसमें नया पदार्थ जब बनता है तो उसमें क्या उष्मा का उत्सर्जन हो जाता है, लेकिन यहाँ करना क्या होगा, उसको तोड़ने के लिए उष्मा आपको देना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं उष्माशोषी। यानी उष्मा से वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा या अन्य किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को क्या बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि AgCl क्या बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं इसको सिल्वर क्लोराइड को हमको यदि तोड़ना है तो क्या सूर्य का प्रकाश चाहिए, हमको उष्मा चाहिए, तब टूटेगा Ag और Cl टूटेगा, याद रखना है। ये बिल्कुल किसका एग्जाम्पल है, ये उष्माशोषी का एग्जाम्पल है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यौगिक क्वेश्चन में पूछ जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, बोलना है CaOCl2। क्या बोलना है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है सेकंड नंबर में कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो क्लोरीन से अभिक्रिया करता है और एक क्या बनाता है, विरंजक चूर्ण बनाता है। याद रखना क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना। याद रखना शुष्क बुझा हुआ चूना। जब CaOH का होल्टू से जब अभिक्रिया कराते हैं किसको, Cl2 को, तो क्या बनता है CaOCl2 बनता है। क्या बनता है, CaOCl2 बनता है। किसके साथ अभिक्रिया करता था, अब याद रखना शुष्क बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं CaOH का होल्टू से जब अभिक्रिया करता है कौन, Cl2, तो क्या बनता है मेरा CaOCl2, है ना, ये जिसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। सही आंसर क्या आ जाएगा, शुष्क बुझा हुआ चूना से जब अभिक्रिया करता है तो विरंजक चूर्ण का उत्पादन होता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो क्या बोलते हैं इसको, धोने वाला सोडा का उपयोग। किसका उपयोग किया जाता है, धोने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सोडियम कार्बोनेट। Na2 और CO3 हो जाएगा, Na2CO3। बिल्कुल सटीक आंसर क्या आ जाएगा, याद रखना कि कठोर जल को हमको मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं। याद रखना किसका, धोने वाला सोडा या तो फिर सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हैं ना, यानी Na2CO3। अब क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद रखना ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है ऑप्शन नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पर दिया ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक कर दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है उदासीन, एक मिनट, क्वेश्चन क्या दिया, उदासीन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए। मतलब उदासीन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, उसको उदाहरण देना है, परिभाषा के उसको उदाहरण दो को देना है। देखो उदासीन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करता है और लवण और जल का निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं उदासीन अभिक्रिया। देखो अम्ल और क्षारक अभिक्रिया से लवण एवं जल बनते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे लिख देना है, जैसे कि NaOH जब अभिक्रिया किसके साथ, HCl के साथ। किसके साथ किया, HCl के साथ। देखो ये लवण है, नहीं ये वाला क्षारक है और ये वाला अम्ल है। जब अभिक्रिया किया तो क्या वाला NaCl बनाया कि नहीं, देखो यहाँ पर NaCl बनाया है, यानी कि NaCl क्या, लवण। देखो यहाँ पर NaOH जब क्या है, क्षारक है, HCl जब अभिक्रिया किया किसके दोनों के साथ, तो क्या, ये देखो ये क्षारक है, अम्ल जब अभिक्रिया तो क्या बना, लवण बनाया और क्या बना, जल बनाया। क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो क्वेश्चन 2 में एग्जाम्पल क्या था, MgOH2 में हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल जो अभिक्रिया किया दोनों तो क्या बनाया है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और जल बनाया, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन अभिक्रिया क्रिया। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धोने वाला सोडा, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग लिखे, यानी धोने वाला सोडा कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं और बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, उसका दो उदाहरण देना है। क्या करना, दो प्रमुख, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे, उत्तर लिखना है कि धोने वाला सोडा के 2 प्रमुख उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं लिखना, पॉइंट देकर लिखना है। तो फिर नंबर आप लिख सकते हैं, नंबर दे लिख सकते हैं, 1 और 2 लिख कर लिख सकते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो धोने वाला सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं बाबू, देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1 देना है, कहाँ का उपयोग करते हैं, कांच, साबुन तथा कागज के उद्योग में किसका उपयोग करते हैं, धोने वाला सोडा का उपयोग करते हैं। और दूसरा लिखना है घरों में साफ सफाई के लिए किसका उपयोग करते हैं, धोने वाला सोडा का उपयोग करते हैं। अब क्वेश्चन देखो दूसरा में लिखना है, दूसरा पॉइंट लिख दिए, स्टार लिखना है कि बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं ना, सोडा अम्ल अग्निशामक में करते हैं, किसका उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं ना। खाने की चीज़ों का मुलायम तथा स्पंजी बनाने में किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं ना, जितना खाने वाली चीज़ है ना। अब क्वेश्चन देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आघात वर्धित, क्या बोला है कि आघात वर्धनीयता क्या है, मतलब आघात वर्धनीयता क्या होता है, उदाहरण द्वारा समझाना है हमको ना। देखो ये क्या होता है, देखो ये समझा, ये जो होता है धातु का ऐसा गुण होता है जिसके कारण किसी भी धातु को पीट कर उसको हम लोग पतले चादर में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं, पतले चादर में परिवर्तित करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग। उसका गुण किसका गुण होता है, ये वाला आघात वर्धनीयता। यदि पूछेगा तन्यता किसका गुण है, देखो तन्यता जो होता है, तन्यता समझाए तो ऐसा क्वेश्चन बोल देना है कि धातु का वह गुण जिसके कारण किसी भी धातु को खींच कर लंबे तार में परिवर्तन किया जाता है, उसी बोलते हैं तन्यता वाला गुण कहते हैं। क्या बोलते हैं, तन्यता वाला बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा आघात वर्धनीयता पूछ दिया है, तो लिखा धातु को हथौड़े से पीट कर पतली चादर में बनाई जा सकती है, धातु के इसी गुण को क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता बोलते हैं ना, कहते हैं। जैसे कि सोना और चांदी, इसको पूरा पीटो पूरा पतला कर सकते हैं ना। देखो समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन्हीं 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम लिखना है। देखो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं इसको समझाना है, ऐसे किन्हीं 2 एग्जांपल को देना है। देखो यहाँ उसका उत्तर क्या हो जाएगा कि ऐसे धातु ऑक्साइड, देखो यहाँ उभयधर्मी ऑक्साइड किसको बोलेंगे न, ऐसे धातु ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्ल तथा क्षारीय दोनों प्रकार के देगा। ऐसा धातु खोजना है ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जिसका अम्ल और क्षारक दोनों गुण पाया जाता है ना, दोनों ऑक्साइड की देखो दोनों प्रकृति पाई जाती है, अम्ल क्षारक दोनों प्रकार की होती है। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, उन्हें बोलते हैं हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी कि ऐसे धातु ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्ल तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती है, और उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, तथा जिंक ऑक्साइड क्या है मेरा, यानी कि ZnO, ये क्या है मेरा, उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसी प्रकार के लिख देना उदाहरण ना। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि सोडियम धातु को मिट्टी के, देखो सोडियम को धातु की मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाए, सोडियम धातु को, देखो सोडियम वाला धातु को हम लोग केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं, मिट्टी के तेल के डुबा क्यों रखते हैं, देखो इसको बाहर से अभी क्या तुरंत अभी क्या करता है आग पकड़ लेता है, इसलिए हम लोग डुबा कर रखते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर तो लिखना सही आंसर क्या हो जाएगा कि सोडियम अभिक्रिया धातु है। देखो सोडियम अभिक्रिया से, देखो सोडियम जो होता है अभिक्रियाशील धातु है, यह हवा में स्वतः जलने लगती है। क्या कहते हैं, हवा में स्वतः अपने आप जलने लगती है ना, और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। क्या कहते हैं, सोडियम ऑक्साइड तुरंत बना लेती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकर्षमिक, क्या बोलते हैं, आकस्मिक आग को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं, यानी कि केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। आपको समझ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखना है कि निस्तापन क्या है, एक उदाहरण देना है। निस्तापन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निस्तापन क्या होता है इसका एक उदाहरण देना है। तो ये लिखना है, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर इसका हो जाएगा कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। किसमें बदलता है, यह ऑक्साइड में बदल जाता है, और भाप में बदलने वाली अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, निस्तापन कहते हैं। जिसे एग्जाम्पल लिखना है ZnCO3, क्या बोलते हैं, जिंक कार्बोनेट प्लस उष्मा जब अभिक्रिया का तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 बनेगा। ये बिल्कुल क्या होगा, निस्तापन का अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है इसको बताना है। देखो खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट कर। देखो खनिज के ऊपर लिखना है, पहले लिखना है खनिज के लिए लिख के टेस्ट दीजिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। देखो यहाँ पर पॉइंट लिखेगा कि सभी खनिज को हम लोग अयस्क नहीं बोलते। बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी खनिज को हम लोग अयस्क नहीं बोलते हैं ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सभी खनिजों में धातुओं का निष्कर्षण नहीं हो सकता। देखो सभी खनिजों में जो होता है धातुओं का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। तीसरा लिखना है कि क्या इसको परिभाषा लिख देना कि भू परपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या, खनिज। इसको परिभाषा डायरेक्ट लिख देना है। अब देखो अयस्क लिख के डैश देना है, लिखना है पहला पॉइंट, सभी अयस्क को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोई भी अयस्क हो उसको हम लोग खनिज बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है
कि सभी अयस्क, देखो सभी अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण हो सकता है। देखो सभी अयस्क से है ना, अयस्क से हम लोग धातुओं का निष्कर्षण कर सकते हैं। देखो इसका परिभाषा लास्ट तीसरा अपन क्या है, इसका परिभाषा लिख देना है कि वे खनिज जिससे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जाती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अयस्क बोलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, नेक्स्ट एक्स्ट्रा लिखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है कि भर्जन और निस्थापन में क्या अंतर है, उसको बताना है। भर्जन और निस्थापन में अंतर स्पष्ट करना है। लिखना पहले भर्जन लिख देना, 2 पॉइंट लिख देना, 2-3 को लिख देना बस। यह सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। किसके लिए होती है, यह सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। और दूसरा पॉइंट लिखना है, यह प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखना है, निस्थापन के लिए स्टार देना, लिखना है पॉइंट बाय पॉइंट। यह ऑक्साइड एवं कार्बन, यह ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होती है। और दूसरा पॉइंट लिखना है, इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, यानी जहाँ पर वायु नहीं होता है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में फिक्स मिलेगा, पिछली बार पूछा गया था ये क्वेश्चन पिछले पूछा गया। धातु और अधातु के बीच भौतिक गुणों में अंतर, भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि धातु और अधातु में अंतर लिखे, किस गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार बताना है। तब लिखना है, पहले धातु पे लिखना है, उसको अलग से लिखना है, और अलग क्या लिखना है, लिखना है अधातु के बारे में। पहले क्या लिखेंगे, धातु के बारे लिखेंगे, उसके बाद अधातु लिखेंगे, है ना। इस सबको नंबर नहीं कटेगा। पॉइंट बाय पॉइंट पहले लिखना है धातु, सर पॉइंट धातु का पॉइंट बाय पॉइंट लिख देना है ना। धातु लिखे, पहला पॉइंट लिखना है कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, देखो प्रत्येक धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। क्या होती है, चमक होती है। दूसरा पॉइंट लिखना है कि धातु जो होता है विद्युत का क्या होता है, धनात्मक होती है। विद्युत का तो क्या होता है, धनात्मक होती है। और तीसरा पॉइंट लिखना है कि धातु विद्युत एवं उष्मा क्या होती है बाबू, धातु जो होता है उष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। फिर लिखना है धातु आघात वर्धित तथा तन्य होती है। और पांचवा पॉइंट लिखना है धातुओं के घनत्व क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं, यानी उच्च होते हैं। पांचवा के लिखना है कि हथौड़ा को पीटने पर धातुओं के एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ध्वनिक कहते हैं, जिसे ध्वनिक कहते हैं। तो सातवां नंबर पॉइंट लिखना है कि साधारण ताप पर धातु ठोस अवस्था में होती है। सिर्फ मरकरी ही एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था। मरकरी जो मतलब जिसको बोलते हैं पारा, किसको बोलते हैं, उसको पारा बोलते हैं ना। वो क्या होते हैं, द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या उसमें पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखना है अधातु, क्या लिखना है, अधातु लिख के पॉइंट दीजिएगा। लिखना है कि देखो अधातु में ऐसी चमक नहीं होती है। देखो अधातु में क्या होती है, ऐसी चमक कोई नहीं होती है, धातु में चमक नहीं होती है, लेकिन अपवाद होता है। देखो आयोडीन एवं ग्रेफाइट में देखो बहुत चमक होती है। देखो आयोडीन एवं ग्रेफाइट में क्या होती है, चमक होती है। अब दूसरा पॉइंट लिखना है कि अधातु विद्युत का क्या होता है, ऋणात्मक होती है। सिर्फ हाइड्रोजन देखो सिर्फ हाइड्रोजन जो होता है क्या होता है, धनात्मक होती है। याद रखना है, देखो यहाँ पर जितना सारा अधातु होता है क्या होता है, ऋणात्मक होती है। लेकिन एक ऐसा अधातु है जो सिर्फ धनात्मक होती है, कौन, वो है हाइड्रोजन। कौन होता है, हाइड्रोजन, है ना। अब जो क्वेश्चन लिखना है अधातु उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है मेरे दोस्त, अधातु देखो अधातु जो होता है उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या सुचालक होता है, कौन, ग्रेफाइट एवं हाइड्रोजन। सिर्फ हाइड्रोजन एवं ग्रेफाइट विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अब लिखना चौथा पॉइंट कि अधातु आघातवर्धनीय तथा तन्य नहीं होती है। अपवाद प्लास्टिक गंधक तन्य होती है। देखो प्लास्टिक का जो गंधक होगा वो क्या तन्य होती है, क्या तन्य होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखना है कि पहला 5 पॉइंट लिखना है कि अधातु की घनत्व सबसे कम होती है। देखो अधातु की घनत्व जो होता है और निम्न होते हैं, मतलब कम होती है। छठा पॉइंट लिख देना है कि अधातु से ध्वनि नहीं निकलते, अधातु से ध्वनि नहीं निकलते हैं और उसे पीटने से टूट जाता है। वो क्या होता है, उसे पीटने पर चूर चूर हो जाती है। सातवां पॉइंट लिखना है अधातु साधारण ताप पर ठोस या गैस होती है। सिर्फ ब्रोमीन साधारण ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है। सिर्फ एक ऐसा अधातु है जो ब्रोमीन जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट लिखना है, देखो क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमा पूछ सकता है कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करे। तो आपको क्या लिखना है, रासायनिक गुण में अंतर लिखना है ना, भौतिक गुण में नहीं। इसको उत्तर लिखिएगा, धातु लिखिए, पहले पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट कि धातुओं के परमाणु क्या होते हैं, धनायन बनाते हैं। देखो धातु के परमाणु जो होते हैं क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। जैसे कि Na दिया हुआ है, क्या बात सब धनायन बनाते हैं। देखो Na+ हो गया, Mg क्या बोलते हैं, Mg2+, ये सब क्या होता है, सब धनायन बनाते हैं। लेकिन यहाँ ये सब जो होता है अधातु धनायन नहीं बनाते हैं ना। और दूसरा पॉइंट लिखना है धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, याद रखना।
अब धातुएं तनु अम्लों से घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जिससे देखो यहाँ पर याद रखना धातु जो होता है तनु अम्ल से घुलकर क्या कौन सा गैस उत्पन्न करती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अब क्या देखिए साधारण अवस्था में कुछ धातु ऐसा नहीं है कुछ धातु कुछ ऐसा धातु होता है जो नहीं करता है ना। कब? साधारण अवस्था में कुछ धातु वो ऐसा नहीं कर पाते है ना, ऐसा नहीं होगा है ना। तो क्वेश्चन 4 में लिखना है धातुएं सामान्यतः, देखो धातुएं जो होता है सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन अपवाद जो है लिथियम, सोडियम और कैल्शियम आदि धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। अब 5वां लिखना है कि धातुएं अवकारक होते हैं। धातु क्या होते हैं? अवकारक होते हैं। अब लिखना है अधातु, क्या लिखना है? अधातु लिखे पॉइंट देना है, लिखना है इसका अंतर कि देखो अधातु के परमाणु ऋणायन क्या होते हैं? ऋणायन बनाते हैं। क्या होना? ऋणायन बनाते हैं। फिर लिखना अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? वो अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं और ये जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। क्या होता है? ये जल से अभिक्रिया करके जल अम्ल बनाते हैं, याद कर लीजिएगा। फिर लिखना है कि अधातु सामान्यतः तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। रखना अधातु जो होता है सामान्य तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। फिर लिखना अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं। क्या? सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लिखना अधातु ऑक्सीकारक होते हैं, अपवाद कार्बन एक नहीं होता है ना, याद रखना। तो अब ये इसको देखो 13 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में लवण के विलयन की चालकता का प्रयोग दिखाया गया है, तो बताना है ए बी सी डी ई को नामांकित करना है। ए बी जो दिया हुआ है इसको बताना है क्या उसका नाम होगा। देखो यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, बताना इसका नाम क्या होगा। देखो यहाँ पर ए जो किसके, तो देखो किसके ओर संकेत कर रहा है? बल्ब के। तो बताओ ए क्या है मेरा? ए जो होगा मेरा कौन सा नाम होगा? ए का नाम क्या होगा? बल्ब होगा। क्या होगा? ए का नाम क्या होगा? बल्ब होगा। अब बताओ बी क्या है मेरा? बी जो है यहाँ पर कुंजी है कि क्या? बी है जो एक स्विच है, क्या होगा? स्विच होगा। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सी डी ई। देखो सी बता सी क्या होगा? सी जो होगा क्या होगा? देखो सी जो होगा, देखो ये सी जो ये वाला क्या, देखो ये वाला क्या है? मेरा बीकर है कि नहीं? देखो यार जो मेरा एक बीकर है, मेरा गमला दिया हुआ है जो है बीकर है जो है, तो इसको सी क्या है मेरा? बीकर है। सी क्या हो जाएगा? बीकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी जो होगा बीकर हो जाएगा। अब बता डी क्या है? देखो ये डी इसको संकेत कर रहा है, ये दोनों क्या है? ये ग्रेफाइट कर रहा है। क्या? ग्रेफाइट कर रहा है। ये मेरा क्या दिया हुआ? ये जो होगा ये देखो ये जो बता रहा है इसको बता रहा है, ये जो पानी है इसको बता, ये जो घोल को बता रही क्या होगा? ये घोल है, विलयन है ना। इसको लिख देना आंसर। ए में जो होगा बल्ब होगा, बी में स्विच होगा, सी में बीकर होगा, डी में ग्रेफाइट छड़ होगा, डी में क्या होगा? लवण विलयन होगा। क्या होगा? लवण का विलयन है। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त? देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोला कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों? देखो हम जो वाहन में जो देखते हैं हम लोग, वाहन जो है उसको बाहर में 2 मिरर रहता है, बाहर में 2 मिरर रहता है कि नहीं, उसको हम लोग क्यों उपयोग करते हैं? इसको हम लोग इसलिए उपयोग करते हैं कि उसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है बहुत अधिक होता है, मतलब बहुत अधिक तक कवर कर लेता है ना, इसलिए। तो उससे उसका उत्तर क्या हो जाएगा कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। क्या उस दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कारण उत्तल दर्पण में ड्राइवर अपने पीछे के क्षेत्र को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। क्या बोला? लेंस की क्षमता को परिभाषित करें और इसकी एसआई मात्रक लिखिए। क्या बोला है कि लेंस की क्षमता को लेंस की क्षमता को परिभाषित करें और इसकी एसआई मात्रक क्या होगा लिखना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि किसी लेंस की क्षमता पर पड़ने वाली, देखो किसी भी लेंस की क्षमता पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को अपसरित अथवा अवसारित करने की मात्रा को क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। जिस लेंस कैसे मतलब क्या होगा? वो लेंस की क्षमता कैसे मतलब होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर, जिसको डी से सूचित करते हैं। तो मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। लव यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम लोग। थैंक यू।